जय हिंद साथियों। सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। पुनः आज जो मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड किया था सनराइज क्लासेस चैनल पे, उसका आंसर एनालिसिस लेके आप सबों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। तो आप लोग जल्दी से अपना जो टेस्ट सीरीज दिए हैं उसका आंसर मिला लीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो आप क्वेश्चन को मिलाइएगा और जो मैं एनालिसिस कराऊंगा जो ऑप्शन का, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है साथियों, तो अपवर्तन कहा है तो पहले बताइए कि जो ये नेत्र है, तो नेत्र जो होता है ना, नेत्र नेत्र मनुष्य का एक सबसे सुग्राही अंग होता है। ठीक है, और जिसको हम लोग संपूर्ण अंग के नाम से भी जानते हैं, नेत्र हमारा संपूर्ण अंग होता है। और ये जो होता है, ये इसी के वजह से हम पूरे संसार को देख सकते हैं, है कि ना। नेत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेत्रदान एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाना। मैं इस चैनल पे यही चीज़ें कराऊंगा जो फैक्ट है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आते हैं। तो नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान जो होता है उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया। आप लिख सकते हैं, कॉर्निया को दान किया जाता है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद नेत्र लेंस जो होता है, ये हमारा कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं। और परितारिका या आइरिस के बीच में एक छेद होता है। ठीक है, उस छेद में जो छेद होता है ना, वो उसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली जो होती है प्रकाश में सिकुड़ जाती है और अंधेरे में तेज रोशनी रहेगा उसमें सिकुड़ जाएगी और अंधेरे में क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, तो ए इसमें हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या जवाब होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे? इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना, दर्पण, तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों के आवर्धन जो होते हैं, ठीक है, आवर्धन यानी m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की लंबाई या वस्तु दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी v बटा यू होता है। तो इसमें ऑप्शन में पूछा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा पेंडिंग में रखिए। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को पुनः जांचूंगा कि कहीं गलती मिस्टेक तो नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद से इसको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को मैं क्या कर दिया? गोल कर दिया। चलिए, अब उत्तल दर्पण की बात कहा है, तो उत्तल दर्पण थोड़ा सा बताइएगा कि दर्पण फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? दर्पण फार्मूला जो होता है
1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/v। क्या होता है जी? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है हमारा दर्पण फार्मूला, जिसको मिरर फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, क्या है? ये है मिरर फार्मूला। चलिए अगला है कि आवर्धन बराबर, आवर्धन जो होता है m बराबर v/u होता है। क्या होता है आवर्धन? m बराबर v/u। समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वह साइड मिरर के रूप में होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सड़कों में लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं, उस लैंप में जो दर्पण लगा होता है वो भी होता है साइड में। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन से उत्तल दर्पण का उपयोग जाने, आवर्धन सूत्र जाने, दर्पण सूत्र जाने। ठीक है, दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को दर्पण फार्मूला कहते हैं। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वह दाढ़ी बनाने में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दाढ़ी बनाने में होता है। रोगियों के गले, आँख, नाक, कान के जांच करने में भी होता है। ठीक है, और गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में किसका होता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, और सोलर कुकर में भी जो होता है वो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सनराइज क्लासेस चैनल पे आपको बूझा हुआ चूना यानी कैसे बनाया जाता है इसका टोटल वीडियो अपलोड है। आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको तरह तरह के वीडियो मिलेंगे, जिसमें ये भी है। ठीक है, तो इसमें आपको बूझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है, ठीक है, वो बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो CaO। क्या होता है? CaO, नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है ना, वो होता है CaOH के होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे। कितना को? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि CaO होता है, ये बिना बूझा हुआ चूना होता है, और बिना बूझा हुआ चूना में जब हम क्या करते हैं? जल मिलाते हैं। जल मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा बूझा हुआ चूना, CaOH के होल ट्वाइस। समझ में आया? तो इससे बन जाता है हमारा बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसमें बूझा हुआ चूना पूछा, तब बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH के होल ट्वाइस। समझ में आया? इसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी दिया है CaCO3, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? क्या किया जाता है? निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन है ए बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बैरोमीटर से क्या होता है। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, और ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। तो बैरोमीटर से तो रक्त दाब को हम लोग मापेंगे नहीं, मापेंगे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आप लिख सकते हैं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को।
ठीक है। अगला है कि अब यहीं से हम कुछ एनालिसिस करते हैं इन ऑप्शनों के बारे में और उसके बाद कुछ यंत्र का प्रयोग भी जानेंगे। ठीक है। लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा, ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है। कार्डियोग्राफ होता है, एक क्या होता है? कार्डियोग्राफ। और कार्डियोग्राफ से क्या होता है दोस्तों? तो कार्डियोग्राफ से मनुष्य के हृदय की गति मापी जाती है। हृदय की गति कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापी जाती है। ठीक है। उसके बाद होता है अल्टीमीटर। क्या होता है दोस्तों? अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से मापी जाती है वायुयानों की ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? वायुयानों की ऊंचाई। कितना ऊंचा वायुयान उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से मापी जाती है। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से डायनेमो क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं कुछ यहाँ पे फैक्ट चीज़ें आप लोग को लिखा रहा हूँ, जो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर वो द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव की आपेक्षिक घनत्व जो। ठीक है। एक होता है हाइग्रोमीटर। एक क्या होता है? हाइग्रोमीटर यंत्र जो होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। एक लैक्टोमीटर होता है जो दूध की शुद्धता को मापता है। क्या मापता है? दूध की शुद्धता को मापता है। ओडोमीटर जो होता है वाहनों की दूरी को, जो पहिए नाचती है ना, उससे उसकी दूरी होती है तो उसको मापता है ओडोमीटर। स्टेथोस्कोप से क्या मापी जाती है? तो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनी जाती है। और एस्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे दोस्तों? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, देख लीजिए। एस्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब को मापा जाता है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से स्पीडोमीटर से क्या मापी जाती है? तो स्पीडोमीटर से गाड़ियों की गति को मापी जाती है। और सीस्मोग्राफ जो होता है ना, भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे जो फैक्ट क्वेश्चन थे आप लोग को बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म जो होता है ना, स्त्री में कहेगा तो उसके लिए आप ऑप्शन बी टिक कीजिएगा। क्या? XX। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XX। और पुरुष में कौन सा गुणसूत्र होता है? तो XY। पुरुष में कौन होता है जी? XY। ठीक है। एक गुणसूत्र है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मनुष्य में पूछेगा तो कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? तो 46 जोड़ी गुणसूत्र होती है। कितनी होती है? 46। ठीक है। ये आपको जनन चैप्टर से है और जनन चैप्टर में कुछ गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। उसका ध्यान आप लोग को रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुणसूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद से कुछ आनुवांशिक रोग से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर भी आपको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन है? तो XX। और पुरुष में कहेगा तो XY। ठीक है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 संख्या पूछेगा, 46 जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता साथियों? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। मैंने क्या बताया कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों कहे तो उसका आवर्धन v/u, यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब दूरी होती है उसकी बटा उस वस्तु की लंबाई, ये दोनों का अनुपात होता है, उसको v/u कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है।
मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के आप 2 नियम को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षों को संरक्षित करने से है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है साथियों। उसके बाद पराग कोष में होते हैं तो परागकण होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं? पराग कोष में दोस्तों क्या होते हैं? परागकण होते हैं। पराग कोष में परागकण होते हैं। NaOH क्या है? तो NaOH ये क्षार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है साथियों? तब वायुमंडल में CO2 गैस जो है वो 0.03% है। कितना प्रतिशत है? 0.03%। और वायुमंडल में N2 गैस की मात्रा कितनी है? तो 78% है। कितनी प्रतिशत है? 78% है। O2 गैस की मात्रा कितनी है? तो O2 गैस की मात्रा 21% है। कितनी प्रतिशत है? 21%, ठीक है। तो आपको CO2 गैस यानी CO2 को क्या कहते हैं? CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो CO2 को कहते हैं शुष्क बर्फ। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल। पीतल क्या है? तो पीतल उदाहरण है। पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो पीतल, पिताजी, पिताजी, ठीक है। पी से बना पीतल, पीतल। ता से बना तांबा, अब प्लस जा से बना जस्ता या जिंक, ठीक है। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। तो ये मिश्रण हुआ तो इसके लिए इसका क्या आंसर हो गया? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु, ठीक है। याद रखिएगा, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा। पीतल और तांबा के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका संघटक हो गया। दो गो धातु अगर मिल गया तो उससे वो संघटक बन गया तो उसको मिश्र धातु बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? साथियों विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आप बहुत पहले से जान चुके हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और जिससे आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो और नंबर कम हो जाता है। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं और भी आप लोग के बीच प्रैक्टिस सेट लेके आ सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फायदा हो, है ना। और आपका भी अच्छा से परफॉर्मेंस है ना, रहे, जिससे कि आप बहुत अच्छा कर पाए। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। मैंने क्या बताया? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03%। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो साथी एम्पियर होता है। पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो एंटीमनी उपधातु है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो एंटीमनी। अब पौधे का श्वसन अंग क्या होता है? तो पौधे का श्वसन अंग साथियों पत्तियां होती हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे और देखे होंगे तो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।
तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण यही है कि उसका अपवर्तन। क्या है साथियों? तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो अधातु पूछा है तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु पूछेगा तो आंसर आप पारा टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए आंसर हो जाएगा आपको ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है एक कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ठीक है, एकमात्र द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा, हाँ जी, धातु पूछेगा तो पारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीएच का क्षारक विलयन देता है? तो पीएच का मैंने क्या बताया, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पीएच से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक में CaCl2 हो जाएगा आपका आयनिक यौगिक। ठीक है, ये वीडियो का 30 क्वेश्चन लास्ट था। आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा, टेस्ट आप कितने अटैम्प्ट किए, कितने आपके सही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपका अच्छा से अच्छा तैयारी को परख सकूं, जान सकूं। और इसके बाद थोड़ा सा मैं और भास्ट टेस्ट लेके आऊँगा। ये भी थोड़ा सा भास्ट है लेकिन आपके करने लायक था। इसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ क्वेश्चन का लेवल भी हाई करूँगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। तो अंत में यही कहूँगा कि आप अपना जो मार्क्स आ रहा है, रो मार्क्स आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए और आप कहाँ से हैं ये भी बताइए ताकि हम आपके आसपास पहुँच सके, जान सके आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको अपना जो मार्क्स आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर 25 आप कर पाते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है और मैं आशा करता हूँ कि सबकी तैयारी बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023। आप अच्छा से पास करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते